नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास एंड ऑल्सो अ फेलो एट क्लॉज। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 दिन में और समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-कौन से टॉपिक सारे इकट्ठे कर लूँ कि आई शुड कवर विद राजीव सर बिकॉज़ दे नीड डिटेल्ड एनालिसिस एंड थोड़ा ठंडा एनालिसिस। क्या होता है जब न्यूज़ आती है तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। पर उनको सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, उनके कॉन्टेक्स्ट में और उनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके लिए थोड़ा-सा रुकना ज़रूरी हो जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ में सारी न्यूज़ नहीं मिलती है। यू हैव टू सिट डाउन, थिंक ओवर इट एंड देन एनालाइज़ कि यहाँ से आगे क्या? एंड ये कौन-सी जियोपॉलिटिकल चेस चल रही है? शतरंज की गोटियाँ कहाँ-कहाँ पर बिछाई जा रही हैं? जो सामने दिखाया जा रहा है, वो क्या है? और जो नहीं बोला जा रहा है, उसके पीछे क्या है? तो आज ऐसे ही डिस्कशन है, थोड़ा डिटेल्ड है, आखिरी तक बने रहिएगा। दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट 5 years ऑफ भारत एंड द सराउंडिंग कंट्रीज़। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वी हैव सीन शंघाई कॉर्पोरेशन में बड़ी दमदार फोटोग्राफ्स आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार फोटोग्राफ्स आ रही हैं। ओवर टू यू सर। तो स्टार्ट विद मैं बोलूंगा कि 5 साल नहीं, आगे आने वाले दशक के लिए है कि क्या करना। दैट इज नंबर वन। और शंघाई का सबसे चर्चित फोटो है पुतिन एंड मोदी जी गोइंग इन पुतिन्स कार। सबसे चर्चित फोटो। उसके नेक्स्ट चर्चित फोटो है पुतिन और मोदी बात करते जा रहे हैं, बाकी एससीओ के लीडर्स बात कर रहे हैं, बेचारा शाहबाज शरीफ हाथ पे हाथ रखे एक कोने पे खड़ा हुआ। तो विद दैट मैं एक समझाता हूं कि एक जमाना था जब यूएस यूनिपोलर वर्ल्ड था, बिल्कुल ये चुपचाप से खड़ा है। यानी इस तरह से कब खड़े होते हैं हमारे ऑफिसर्स मेस वगैरह में, जो मेस का हवलदार होता है, जब डिनर नाइट खत्म हो के गेस्ट निकल के जाते हैं तो ऐसे ही खड़ा रहता है चुपचाप से साइड पे। तो कोई पूछ नहीं रहा उसको, कोई पूछ नहीं रहा, कोई वर्ल्ड लीडर जो वहां पे आया हुआ था कोई बात नहीं कर। तो एक जमाना था जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूनिपोलर वर्ल्ड, यूएस इकलौता ताकत। क्या गलती की यूएस ने जिसका खामियाजा अभी भुगत रहे। उसके बाद आता है राइज ऑफ चाइना। क्या गलतियां कर दी उस जिसका खामियाजा आज ऐसा भुगत रहे कि उसके देश के अंदर ही उथल पुथल हो रहा है, किसी को पता नहीं है कि अगला लीडर कौन हो। इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर। आज अभी तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, रूरल एरिया से जो हम अपने मुफुसिल टाउन बोलते हैं, छोटे शहरों में अब पुशबैक आ रहा है यूएस के अंदर ही। उसके जो टैरिफ वॉर अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, उसके कोर्ट ऑफ अपील ने तो बोल दिया है कि आपने जो किया है गलत है। और बट वो अलग टैरिफ वॉर में चरमरा रहा है उसका एग्रीकल्चर और उसके एमएसएमई कोप नहीं कर पा रहे, क्योंकि टैरिफ अगर करते हो, यूएस कंज्यूमिंग कंट्री है, मतलब वो इंपोर्ट पे डिपेंड करता है टोटली। अगर वो कहें कि ट्रेड इम्बैलेंस है, वो तो होगा, आप कुछ बनाते ही नहीं। अगर एक देश सब कुछ इंपोर्ट करता है तो भाई साहब आपका तो ट्रेड डिफरेंशियल तो रहेगा, राइट। और अगर इंपोर्ट कर रहे हो, सारा कुछ आपका रिसोर्सेज भी इंपोर्ट हो रहा है, उस सब पे आप टैक्स लगा रहे हो, तो टैक्स तो आपकी जनता पे करेगी, आपका एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे करेगा, आपके एमएसएमई पे करेंगे। वो चरमरा रहे। ईयू उससे दूर भाग रहा, ये बार बार बोल रहा है। अभी लेटेस्ट ट्वीट भी किया था एससीओ के टाइम ईयू को कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा, तो मान नहीं रहा। उनकी इकोनॉमी तो चरमरा गई है। अपने प्रेम चोपड़ा की फेमस डायलॉग है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। कहां से करेगा। जर्मनी इज इन रिसेशन, फ्रांस इज इन रिसेशन, यूके इज इन रिसेशन, ऑल
दो तो ऑलरेडी फ्रांस एंड यूके आर लुकिंग टुवर्ड्स आईएमएफ टू हेल्प देम आउट। जर्मनी विल ऑल्सो गो, वो तो रिसेशन में, उसके चांसलर ने कह दिया मैं रिसेशन में हूं। तो कहां से वो लड़ेगा, किससे लड़ेगा, वो क्यों लड़ेगा? और ये बार बार बोलते हैं मोदी की लड़ाई, ना जी ये तो तुम्हारे एमआईसी की लड़ाई है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यूएस कह ही रहा है कि भैया हथियार जो मैंने देने हैं यूक्रेन को लड़ने के लिए मैं नहीं दूंगा, नेटो के ईयू मेंबर्स खरीद के देंगे। तो मतलब आपकी एमआईसी की लड़ाई है, ब्लड मनी। यूक्रेन में जो खून बह रहा है यूक्रेन के सोल्जर्स के, उसके ऊपर आप अपना रोटी तल रहे हो, सेक रहे हो तुम। चौथी बात, ढिंडोरा पीट के बोला कि मैंने 9 देशों के साथ ट्रेड डील कर दिया। किसी एक का भी साइंड पेपर दिखाया? आज तक कोई ट्रेड डील नहीं हुआ है। अगर जापान के साथ कह रहे थे जैसे शुरू में कई लोग, हो ट्रेड डील हो गया, ये हो गया, तो भाई साहब इनके नेगोशिएटर्स क्यों जाने वाले थे वापस? किस चीज की नेगोशिएशन के लिए? अगर ट्रेड डील हो गया तो कितना झूठ बोलोगे यार? मुंह खोलता है ये कार्टून, झूठ बोलता है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कितना झूठ बोलोगे? कोई एक कागज का टुकड़ा भी दिखा दे जहां पे किसी ने साइन किया है कि ये ट्रेड डील है, मैं मान जाऊं। इसके व्हाइट हाउस की जो बोलती है वो भी मुंह खोलते ही झूठ बोलती है बेचारी। वो बोलेगी कैरोलिन लेविट, उसको बोला हुआ होगा, बोलो। शर्म नहीं आती यार? एक भी डील नहीं हुआ है तुम्हारा और कह रहे हो 9 देश के साथ डील कर दिया। साइन डील दिखा दे, एक भी नहीं है। और जापान ने तो हमारे मोदी जी के जाने के एक दिन पहले फाड़ फूड़ के कूड़ेदाने में फेंक दिया है। और सबसे ज्यादा डर जो फ्रेमवर्क अप्रूव हुआ है करेंसी के ऊपर, मतलब आप डॉलर में नहीं करोगे अब जापान के साथ। डॉलर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करोगे। मैं बताता हूं उसका जो नाम जो दिया है उन्होंने, बड़ा क्लियर है उसमें जो नाम दिया है कि भाई क्या करने वाले हैं। इट्स या ये खुला, ये खुला, ये 7th एमओयू है या एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। 13 मेमोरेंडम पे साइन किए थे, जिसके ऊपर अभी ट्रेड नेगोशिएशन सब होके होगा। वो उसमें वो 68 बिलियन इन्वेस्टमेंट, 5 लाख हमारे बंदे वहां जाएंगे क्योंकि डेमोग्राफी चैलेंज है, वो सारा कुछ हुआ है। तो काफी कुछ है अपना इसमें, स्टार्टिंग विद स्पेस, नेक्स्ट डिकेड, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। बिग वरी फॉर यूएस, मतलब क्वाड खत्म होके कूड़ेदाने में जा चुका है। यूएस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी औखा है, आपके साथ तो लड़ लिया। जापान तो क्लियर ही बोल रहा है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और वहां पहुंचने से पहले आपका तो, अगर ट्रेड नेगोशिएटर किस लिए जा रहा है? अगर डील साइन हो गया तो वो तो मेरा भी, हमने भी, आपका भी आना था जो आपने मना कर दिया आने के लिए, और इंडिया ने बोल दिया थैंक यू, अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगा जब तक ये सारा टैरिफ वैरिफ हटाते नहीं हो। स्पेशली तो एक्स्ट्रा 25% जो बोला है सब काटोगे अपने तरफ से, उसी के बाद कोई होगा, उसके पहले हम कोई बातचीत नहीं करें। तो जापान के साथ भी कुछ नहीं हुआ है जो नंबर 1 कहते हैं हमने किया। सो ये भारत से बहुत डरते हैं। क्यों, मैं बताता हूं। पहले एक वो जो मैंने बताया था आपको स्लाइड, वो टेबल दिखा देना। मेरा उसके साथ ट्रेड डेफिसिट वो कहता है 41.5 बिलियन है, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं करता है कि जो मैं डिजिटल सर्विसेज उसको प्रोवाइड करता हूं उसमें 84 कुछ बिलियन वो कमाता है। मतलब ही हैज अ 40 बिलियन ट्रेड सरप्लस विद मी। अभी आप देख लो आप कहां पे हो टेबल पे, सबसे नीचे। सब कहता नहीं बहुत घाटा हो रहा, क्यों? चाइना के साथ इतना सारा डेफिसिट है, उससे घाटा नहीं हो रहा। मेक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, अगर मैं ईयू पूरा ले लूं तो इट इज 161 बिलियन, उससे घाटा नहीं हो रहा।
थाईलैंड और मेरा दोनों 41.5 है, मेरा क्यों चुभ रहा? क्योंकि ये बाकी सब का जो डेफिसिट है, जो पैसे कमा रहे हैं, उसमें यूएस का काफी हाथ है, यूरोप का काफी हाथ है इनको पैसे कमवाने में। मैं जो बन के ऊपर आ रहा हूं, किसी का कोई हाथ नहीं है। हम आ रहे हैं डिस्पाइट देम, इसीलिए इतना डर है। और डर बहुत बैठ गया ऑप सिंदूर के बाद। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपने डिस्प्ले करी, वो तो सोच रहे थे कि इस तरह की हम करने वाले हैं, आपने दिखा दिया जमीन पे कि हम कर रहे हैं। और मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज ड्यूअल यूज। काफी सारा मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है वो ड्यूअल यूज होता है, मतलब सिविल में भी इम्प्लीमेंट होता है। डर उसका इस बात का, 5G आपने डाला है, अपना खुद का है, घर का है जो 5G आपका चलता है। आप 6G पे भी काम कर रहे हो, 5G आप डाले हो, कोई यूएस वेस्ट चीन किसी का नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपना है। दैट इज द फियर। तो अब देख लो ना, सीधे नक्शा आपके सामने है यार। आप 40 सबसे नीचे हो, 41.5 बिलियन, फिर भी आपके ऊपर ही बरस रहा है। किसी और देश के ऊपर कुछ बात कर रहा है? नेक्स्ट, रशिया भी ताकतवर है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इज लिमिटेड टू यूरोप, सर्टेन प्लेसेस इन वेस्ट एशिया, थोड़ा बहुत अफ्रीका में फुटप्रिंट है, दैट्स इट। चाइना बड़ा लिमिटेड फुटप्रिंट है सब तरफ। Who has the maximum acceptance globally? India. Europe in the west to Latin America in the east, Africa in the north to Australia in the south. सब आपसे बात करने को तैयार है, सब आपके डिफेंस के साथ खड़े होने को तैयार है, जब भी वो डरता है आपसे। डर किस बात की? एक जमाना था यूनिपोलर, यूएस से सब घबराते थे, ग्लोबल पुलिसमैन होता था। डाउनफॉल, सबसे बड़ी गलती की उसने जब इराक में घुसा मार्च 2003, बगैर यूएन के अप्रूवल के, बगैर किसी देशों के अप्रूवल के घुस गया। अफगानिस्तान में घुसा, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी थी। आफ्टर 9/11, सितंबर 11 को जो हुआ, 2001 सितंबर 11 को हुआ, 7 अक्टूबर ही स्टार्टेड हिज ऑफेंसिव, एरियल ऑफेंसिव अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई साहब, रशिया ने भी खोल दिया सेंट्रल एशिया में बेसेस बना दो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी अपना दरवाजा खोल दिया, आ जाओ। इतना गुस्सा था लोगों को इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर। किया क्या उसने? वहां बूट्स डालने के बजाय इराक चला गया, वो भी झूठे उस पे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पता था झूठ है। और वहां पे जो इराक में उसका वियतनाम दोबारा हुआ, अफगानिस्तान में तो हुआ, इराक में हुआ, अकल नहीं आई, लीबिया गए, अरब स्प्रिंग किया, सीरिया घुसे, सब तरह से पिट पुटा के आ गए, पैसे खर्च करके आ गए, और दुकान इनकी चरमरा गई। इराक में सारा कुछ डिस्ट्रक्शन करने के बाद इसका पॉल कुछ नाम था, he was made responsible for the reconstruction of Iraq. अब बगदाद में बैठ के now he starts calling ना the West Asian countries and everybody, आ जाओ, let us discuss reconstruction. You know what everybody said? तूने तोड़ा खुद बना, मेरे से पूछ के तोड़ा है। वहीं औकात पता लग गई थी यूएस को। Not a single country gave a single penny for reconstruction of Iraq. औकात वहीं पता लग गई। और धीरे 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 वो जो जीरो सम गेम खेलते थे ना,
कि भाई या वो कोल्ड वॉर से शुरू हो गया था, या तो मेरे साथ हो या दूसरे के साथ हो। दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन नैम। और वही है, ये लुक्स डाउन अपॉन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसे समझ नहीं आता, जीरो सम गेम है, या मेरे साथ हो या उसके साथ हो, तो खत्म हो गया यार। या तो मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो, उनको बीच हाँ, वाला रास्ता नहीं नहीं तो पता। उसके साथ हो ना, दूसरे के साथ हो, जो मेरा प्रतिद्वंद्वी है उसके साथ हो। कोई मानने को तैयार नहीं है। कौन किसके साथ? सब सबके साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, तो उधर से इनका जो यूनिपोलैरिटी था वो खत्म होने लगा। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स का मॉर्टगेज स्कैंडल, उधर से और तेज होने लगा। वहां से उभरता है चाइना। काफी यूएस और वेस्ट ने उसको मदद की थी, इकोनॉमी काफी अच्छा हो रहा था। उसने लीव सही पढ़ लिए कि भाई साहब ये अभी मतलब यूनिपोलैरिटी नहीं है। लेकिन रास्ता क्या तय किया? वही जो उनका था, या मेरे साथ हो या उसके साथ हो, दूसरे के साथ हो। यूएस ओवर्टली पूरे गुंडागर्दी के साथ कर रहा था, ये कोवर्टली करने लगे कि मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन आप मेरे पॉलिसी को मानोगे। कब तक चलता? देखो, उनका लिमिट उनको खुद नहीं पता था। सुनजू सुनजू करके बहुत बोलते हैं ये। सुनजू का फर्स्ट आर्ट ऑफ वॉरफेयर इज नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, यू विल नॉट लूज 1,000 वॉर्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? नो योर सेल्फ। अपने आप के बारे में पहले जानो। आपकी डिपेंडेंसी पूरी यूरोप और यूएस के एक्सपोर्ट पे है, डिपेंडेंट था कि उनको मैं एक्सपोर्ट करता हूं, पैसा वहां से आता है। जल में रह के मगरमच्छ से ही बैर ले लिया। दैट वाज द मिस्टेक। इंटरनल इकोनॉमी तो था ही नहीं। 30% उनका रियल्टी सेक्टर, 68% एक्सपोर्ट, 2% इंटरनल कंजम्पशन। और ये 2% मतलब शुरू से उतना ही रहा है। दे हैव नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंटरनल कंजम्पशन। ये अपनी जनता गई तेल लेने, पैसा आना चाहिए, and that's it. So the rich get richer, poor is there just to work for the rich people to earn money. That has been the concept. कहां तक चलता? अच्छा, 2017 में तो बिल्कुल एम्परर जैसे खड़े हो गए कि भाई बीआरआई का पहला फोरम। इमेजिन द फॉल। 2013 से 2023 तक पूरा G2 ग्रेट पावर रिलेशंस, टॉकिंग टू द यूएस दैट एशिया मेरा, बाकी संसार तेरा। 2023 में होता है अपना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें 127 देश, 150 में से 127 देश अटेंड करते। फरवरी में होता है और एक और आपका नवंबर में होता है। पूरा पलट गया। आज भी एससीओ में कहता है हम ग्लोबल साउथ के। क्यों भाई? जब G2 बोल रहे थे तब ग्लोबल साउथ कहाँ गई थी? खेत चर रहे, खेत में चरा रहे थे ग्लोबल साउथ को, जब अपने आप को G2 कह रहे थे। अब किधर गई? किस कूड़ेदाने में गई तेरी G2? सो प्रॉब्लम यही हो गया कि भाई 2017 में इसने बोल दिया मैं खड़ा हूं। ट्रेड वॉर कब शुरू हुआ? ट्रंप 1.0 में। उसी के अगले साल से शुरू हो, आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया कि हमसे हमसे टक्कर लेने आए, आजा तेरे को बताते हैं तेरी औकात क्या है। अब समझ में आया चीन को कि उसका औकात क्या है। रियल्टी सेक्टर खत्म हो गया, एक्सपोर्ट्स चरमरा गई है, डेरली अबाउट 28 to 30% ही रह गया पहले के जितना जाता था। तो जो इंटरनल कंजम्पशन था वो रियल्टी सेक्टर और एक्सपोर्ट के पैसे से होता था। अब क्या इंटरनल कंजम्पशन है? अगर आईएमएफ मेरे को कह रहा है कि ये 5% ग्रो कर रहा है, किस बेसिस पे ग्रो कर रहा है भाई? कोई बेसिस या फंडा तो बता दे मेरे को।
जिसमें ग्रो कर रहा है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1 है, लेकिन बिक ही नहीं रहा ना माल। तो अगर मैं कहता हूं कि वो 40% 48% वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर बिक्री ही 10-15% की हो रही है तो वो 40 बाकी का लेके क्या डालेगा, अचार डाल के खाएगा। ये हालत है चीन की। अभी भी कई वेस्ट के बंदे हैं जो चीन चीन बोलते हैं, जैसे ये जेफरी सैक्स है, रिचर्ड वुल्फ है, ये सारे चीन चीन बोलते हैं, चीन के गोदी में बैठे हुए हैं। मियर शैमर है। चीन के आगे इनको दिखता नहीं है क्योंकि ये डरे हुए हैं आपसे, भारत से डरते हैं, बोलेंगे नहीं। चीन का तो पता है इकोनॉमी खत्म हो गई है यार, इज ओवर, चैप्टर इज क्लोज। तो अब पंगा ये हो रहा है कि तकरीबन उस टाइम तक, तब तो ये सोच रहे थे दो हैं, लेकिन बाय देन दे रियलाइज दैट रशिया हैज आल्सो कम अप एज अ बिग रीजनल पावर, मेजर प्लेयर। 2015 में इफ यू रिमेंबर, उसने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ अटैक करके सीरिया का पूरा लड़ाई पलट दिया। 18 मिसाइल फायर किए थे, आई थिंक, क्या नाम था उसका, कैलिबर ऐसी कोई मिसाइल का नाम है। दे थॉट कि उसको बड़े बड़े शिप्स में डाल के फायर करने पड़ेंगे, उसने तो छोटे शिप्स में डाल के रेड सी अपना ब्लैक सी से फायर कर दिया। 1800 किलोमीटर रेंज का है। पूरा नक्शा बदल गया सीरिया के लड़ाई का, और उसके बाद भागा है यूएस वहां से, क्योंकि नक्शा बदल गया पूरा। तो बाद में कोई डील वील हुई होगी, इसीलिए असाद हैड टू लीव। ही हैज गॉट असाइलम इन रशिया। उसके बारे में कोई बात करता है आज? नहीं। तो एक और आ गया सेंटर उसको चैलेंज करने के लिए, और क्या उसको ताकत देता है? यूरोप पूरा उसके ऑयल और गैस पे डिपेंडेंट, उसके बगैर मर जाएंगे। सर्दी में, बिकॉज अभी भी वो गैस और ऑयल से अपना हीटिंग लेते हैं, और वो रशिया से आता है। आपके पीछे क्यों आए थे? जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन की, तो वो पहले ओपेक पे गए थे, तो उसने बोला मैं क्यों बढ़ाऊं, पैसे क्यों कम कराऊं, मैं ज्यादा निकालूंगा तो पैसे कम हो जाएंगे, मेरा इकोनॉमी चरमरा जाएगा, मैं नहीं कर सकता। डाइवर्ट करने बोले, कहते टेक अ वॉक, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से मैं डाइवर्ट कैसे कर सकता हूं। तब जाके भारत को बोला था यार तुम लेके हमको देना। दैट इज द बैकग्राउंड टू हाउ यू आर बाइंग रशियन क्रूड, एंड यू आर द नंबर 1 सप्लायर टू यूरोप। उसके बगैर खत्म हो जाएंगे। गैस तो अभी भी पाइप से आता है, तेल हमसे लेते। मिनरल्स, यूएस तो अभी भी डिपेंडेंट है उसके मिनरल्स के ऊपर। हमसे तेल लेता है वो, डीजल और एविएशन फ्यूल हमसे। रशियन, जो वो बोल रहा है ना कि मोदी का वॉर, मोदी ले रहा है, तो तू क्यों ले रहा है मेरे से? बंद कर। एविएशन फ्यूल, जहाजें खड़ी हो जाएंगी उसकी, फ्लाइंग नहीं कर पाएगा। देन कम्स दी वुहान कोविड पैंडेमिक। टोटल मिसमैनेजमेंट बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड चाइना। टोटल, चाहे हेल्थ सर्विस का ले लो, चाहे फूड का ले लो, चाहे इकोनॉमी का ले लो, टोटल ग्लोबल साउथ को बंद कर दिया, कुछ नहीं दे रहे। वहां से आपका राइज शुरू होता है विद जीरो एवरीथिंग। फूड तो था, इकोनॉमी हम मैनेज कर रहे थे, आप राइज कर रहे थे, हमने मैनेज किया, उनके रास्ते में नहीं गए, एक्स्ट्रा प्रिंटिंग हमने काइंड में दिया। with zero availability of anything to counter COVID, you made yourself self-sufficient, and you gave food and health services and any economic assistance that was required for the global south. इसीलिए ग्लोबल साउथ आप पे भरोसा करता। आपने बोला था यार मिल बांट के खाएंगे, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं सब कुछ दे सकता हूं, जितना मैं दे सकता हूं मैं दूंगा, और आपने दिया।
यूएन के थ्रू जब देना शुरू किया था उनका फूड का प्रोग्राम, यू फाउंड कि जो रिचर कंट्रीज हैं वो होर्ड करने लगे, उसको बेच हाँ, नहीं रहे थे। हाँ, प्राइस सीरियसली? बढ़ेगा तब बेचेंगे, तभी इंडिया ने कैंसिल कर दिया था उसको, और कंट्री टू कंट्री ग्लोबल साउथ को दिया है। ये है तुम्हारा ग्लोबल नॉर्थ असली चेहरा। माय गॉड, अभी आज भी अफगानिस्तान, कल भी अफगानिस्तान को भेजे हैं उन्होंने, यार ट्रक्स के ट्रक्स गए हैं। यार बेसिक इशू व्हाई वी कैंसल्ड ऑल राइस एंड फूड एंड एवरीथिंग विद द यूएन एंड टर्मिनेटेड आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि द ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज वर होल्डिंग इट यार, कि पैसे बढ़ेंगे और पैसे बनाऊंगा मैं यूएन से। दिस प्लेइंग ऑन अदर पीपल्स मिजरी, ये उनकी सोच है कि मरते मरने दे, मेरा पैसा बनेगा। आपने ये नहीं किया। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई द ग्लोबल नॉर्थ साउथ इज विद यू। एंड यूएन के जनरल असेंबली में 3 जन ने मुंह पे तमाचा मारा था 2023 के स्पीच में कि भाई हमारे लिए भारत यूएन है, जो तुमने करना था, भारत हमारे साथ खड़ा था। आज भी कहीं भी जाते हो, सारे कुछ उनके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट आते हैं हमारे मोदी जी को रिसीव करने के लिए। क्यों? प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है आना है। कई एक जगह है वो तो कहते हैं कि भाई ड्राइवर को हटा के खुद ड्राइव करके लेके जाते हैं। सर, पपुआ न्यू गिनिया का देखा था, उन्होंने पैर छुए थे मोदी जी के। यस, ये रिस्पेक्ट। आदर है कि जब वो मर रहे थे आपने बचाया उनको, खाना दिया, मेडिसिन दिया, पैसे दिए। भूलते नहीं है ये चीज लोग। टर्की भूल गया है कितनी मदद की थी उसकी हमने अर्थक्वेक में। वो जो शहर था पूरा जहां पे हमारे वो लगे हुए थे मेडिकल और रिलीफ, वो जब वापस आ रहे थे लाइन अप करके रो रहे थे। इतना ही रोना था कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए ऑप सिंदूर में। जब भी तो कोई भरोसा नहीं करता ना उनसे, उन लोगों से। आप पे भरोसा है। अब क्या हो गया? अब आप आ गए हो, और आप आए हो डिस्पाइट देम। उसने आपको कोई मदद नहीं की, कोई पैसा नहीं लगाया आपकी तरफ। जिस तरह से चीन को रिडेवलप किया, जापान को किया, साउथ कोरिया को किया, वेस्टर्न यूरोप को किया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको कुछ नहीं मिला। उन सबको पीस डिविडेंड दिया कि मेरा अम्ब्रेला है। आपको क्या दिया? आपके तो लगातार लड़ाई चले जा रहे हैं, अंदरूनी लड़ाई और बाहरी लड़ाई चलता जा रहा है आपका। इन सब के बावजूद जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, उन्होंने दिखाया कि हम कर सकते हैं, हम कर्मठ हैं, हम कर सकते हैं। ये डर है। ये डर नहीं है कि एक 41.5 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट है। चीन का तो 200 से ऊपर है, ईयू का तो 161 से ऊपर है, जो आंख दिखा रहा है अब उसको। जब बाकी देश है, वियतनाम का 113 है। उन सब के पीछे तो नहीं पड़ा, आपके पीछे पड़ा। कहानियां बदल बदल। अब ये जो हुआ है उसको ये समझ आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि जो यूनिपोलर था उसके पहले बाइपोलर था, यूनिपोलर हुआ, अब ये मल्टीपोलर हो। एक तरफ यूएस है, यूरोप है, रशिया है, चाइना है, आप है। आपसे डर रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा। इनके रिसोर्स पूरे ग्लोबल साउथ से आते हैं। कैसे मैं कह रहा हूं? उदाहरण है, क्लासिक उदाहरण है फ्रांस। वेस्ट एशिया, अफ्रीका को लूटता था। नाइजर से यूरेनियम, वहां से गोल्ड, ये वो करेंसी वो डिक्टेट करता था। उनका जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था 70% अपने पास रखता था, केवल 30% उनको देता था। केप्ट देम पुअर। नाराज होके आफ्टर कोविड देखा भारत उनके साथ खड़ा है। रशिया ने भी एक तरफ से इशारा किया, फ्रांस को लात मार के निकाला। आज फ्रांस डिप्रेशन के अपने रिसेशन के कगार में खड़ा हुआ है, डिप्रेशन में है, आईएमएफ से लोन मांगने के कगार में हो गया। तुझमें और सब सहारन अफ्रीका या पाकिस्तान में अंतर क्या हो गया? अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ क्यों कह रहा है अगर तेरे को लोन चाहिए आईएमएफ से?
अगर लोन चाहिए आईएमएफ से तो निकालो फ्रांस को आईएमएफ से, वोटिंग राइट तुम्हारा खत्म करो, तुम तो लोन ले रहे हो। दैट टेल्स यू कि ग्लोबल साउथ के बगैर ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अफ्रीका में देखो लड़ाइयां चलती जाती, लैटिन अमेरिका में देखो लड़ाइयां चलती जाएंगी। पहले कूज होते थे, अब ये अपना 198 वेज टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट करके प्रो को निकालना चाहते हैं कि जो प्रो एंड हमारे अगेंस्ट है तो प्रो को लेके आओ, ये करो वो करो, यही खेल खेलते रहेंगे। वो नहीं चाहते कि बाकी लोग तरक्की करे, वो चाहते हैं कि मैं लूट के मैं पैसा बनाऊं, दैट्स इट, मेरा पैसा बनना चाहिए। और इस माहौल में एससीओ मीटिंग होता है और सबसे ज्यादा डर उनको नैरेटिव रहा कि जो प्रीमाकोव का डॉक्ट्रिन, जो प्रीमियर थे रशिया के 1996 में, उन्होंने बोला था यूएस का यूनिपोलर पोलैरिटी को तोड़ने के लिए रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ खड़े होने चाहिए, वो इसको तोड़ सकते। अब इनकी पैंट गीली हो रही है, थैंक्स टू ट्रंप रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आके बैठ गए। वो अलग बात है कि रशिया और इंडिया चाइना पे भरोसा नहीं करते, ट्रांजैक्शनली सही, वो तो क्लियर हो गया ना। पुतिन वेटेड फॉर 10 मिनट्स फॉर मोदी टू कम, 45 मिनट वो ड्राइव करके गए हैं, क्या बातचीत की है किसी को नहीं मालूम। उसके बाद 1 घंटा मीटिंग हुआ है और बोले हैं कि भाई साहब आएंगे, काफी कुछ करेंगे, आई एम श्योर डिफेंस डील, एनर्जी डील्स, इकोनॉमिक डील्स भी होंगे, आपके क्रेडिट मैकेनिज्म डील्स भी होंगे, मिनरल्स के भी डील्स होंगे, कई डील्स होंगे, आने वाले हैं। आई थिंक अराउंड दिसंबर आने वाले हैं। ये फ्रेमवर्क बन गया है, अभी इसके ऊपर से सारा तैयार होगा, कुछ ना कुछ साइन करके जाएंगे, आग लगी है उनकी। एंड द मोस्ट पावरफुल फोटो टुडे गोइंग अराउंड इन सोशल मीडिया इन द वर्ल्ड इज Putin, Modi and Xi Jinping laughing and talking together. और सुनने में आया है कि वो फोटो देख के, हालांकि आई एम श्योर इट्स, ज्यादा खींच रहा हूं मैं, कि भाई ट्रंप वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कैसे सोशल मीडिया में निकला हुआ है, ऑफ अ वरिड मेलेनिया विजिटिंग वॉल्टर रीड हॉस्पिटल एंड कमिंग आउट। जुलाई में आई थिंक निकला था, इसके वेन्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, बट बी दैट एज इट में, या नहीं, एक और दूसरा है, तीनों इकट्ठे खड़े हैं, तीनों खट्टे खड़े हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं और हाँ, मैं वो इसी मोमेंट की बात है, मैं सब वो वाली भी लगा दूंगी अभी जी। वो बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, एंड दैट इज द क्लासिक थिंग। उसको लेके इतनी चर्चा हुई है ना, इतनी चर्चा हुई है उस एक फोटो के लिए, एंड दैट हैज शेकन अप द यूएस हायरार्की। इसके बाद जस्ट बिफोर मोदी जी एंटर्ड ट्रम्प्स अपने पुतिन्स कार, comes a tweet from Marco Rubio. माफीनामा है उसके तरफ से, उसका जो ट्वीट आता है कि इंडिया एंड द यूएस हैव अ ग्रेट 21st सेंचुरी का रिलेशन। आई लुक एट इट एज माफीनामा फर्स्ट, कि माफ कर दो, गलती हो गई। ये दिस इज द वन विच इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फोटो। तीनों हंस रहे हैं और सब पूछ रहे हैं किस पे हंस रहे हैं। ओके, एंड दिस इज व्हाट वाज ड्रेडेड बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। ये तीन अगर आ गए तो खेल खत्म है हमारा, कहां जाएंगे। सो इसमें पहले लेते हैं, इसको हटा दीजिए, पहले लेते हैं पहले दिन शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग होती, आफ्टर छोटा मोटा मीटिंग एंड ऑल। मार्को रूबियो का माफीनामा भी बहुत जरूरी है। माफीनामा है
जी। ट्रेमेंडस पोटेंशियल, ये तो माफीनामा है सीधे के सीधे, यार माफ कर दे, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी, गुनाह कर दिया हमारे ट्रम्प ने। ट्रम्प ट्राइंग टू टेल कि भाई इंडिया रीच्ड आउट टू मी फॉर जीरो टैरिफ। अबे घंटा, हु रीच्ड आउट टू यू यार, है भाई ठुल्ले मार रहे हो। आपने खुद बोला कि आर एग्रीमेंट शुड बी जीरो टैरिफ ऑन बोथ साइड्स, इट विल बी ग्रेट। कब? मार्च अप्रैल के महीने में। अब सपने आ रहे हैं तेरे को कि हमने बोला, अरे मोदी जी तो तेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे, एज पर वन स्टेटमेंट इसी ऑफ पे तो दैट। सर ठाके इसी पे तो ठाके नहीं लग रहे थे कि उसने कई बार फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया। हम तो सोच रहे थे शहबाज शरीफ को नौकर बना के, वेटर, हेड वेटर बना के खड़ा किया, उसके लिए हंस रहे होंगे कि अच्छा किया मोदी जी ने बोला, अच्छा किया वैसे खड़ा कर दिया, नहीं तो भीख का कटोरा लेके आ जाता सामने। जी। बस वो मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, वो जो वेटर वाली फोटो है फोटो क्रॉप्ड है, प्लीज वैसे हाँ, नहीं, वो द रियल फोटो एआई का हाँ, फोटो है कि भाई एआई का वो फोटो है। जूस लेके खड़ा हूँ। No, but it was very telling that nobody was interested in talking to Pakistan PM. अपना बात कर रहे थे और ये तीन मेन लीडर्स अपना बात कर रहे थे, दैट्स इट। तो अभी लेते हैं जो बातचीत हुई। पहले तो मोदी जी मेट अपना शी जिनपिंग, उसके बाद डेलीगेशन का मीटिंग। द लैंग्वेज दैट शी जिनपिंग यूज्ड बिल्कुल तकरीबन सिमिलर है जो 1988 में टंग शाओपिंग अपने देन पीएम राजीव गांधी के साथ यूज किया, कंसिलिएटरी टोन। वहां पे तो खैर बोला था कि बाउंड्री, लेट अस लीव इट। यहां उसने बाउंड्री के बारे में बात ही नहीं, बॉर्डर के बारे में एक शब्द नहीं बोला शी जिनपिंग ने। बट वही कि नहीं, सिविलाइजेशनल कनेक्ट, अभी तो एक और निकाल लिया ना, चौथा उसने क्या, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। कौन सा गवर्नेंस, तेरा क्या गवर्नेंस? देख लिया, पहले चलाया था क्या, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जब बीआरआई टूर नहीं पकड़ रहा था। देन केम अप विद ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की हम अपना सिक्योरिटी देखेंगे। एंड देन केम द ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव। सिविलाइजेशन तो तूने सारा फाड़ के फेंक दिया चाइना का। तेरा सिविलाइजेशन तो 1949 से शुरू होता है, तो क्या सिविलाइजेशन, अभी तो कुछ बैठा ही नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। And now you have started with the governance index. That apart, more important, इस मीटिंग के बाद मोदी जी की मीटिंग होती है एक पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के साथ। आई थिंक वो छठा नंबर पे है सीनियरिटी में, सो इज नॉट दैट सीनियर इन पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। But it's very important. ताइची, what is his importance? He has been the factum factotum for Xi Jinping. He is the head of the general office of the Communist Party of China, सीपीसी के जनरल ऑफिस, मतलब चीफ ऑफ स्टाफ फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। पहला बंदा है सिंस 49 हु इज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बनाया है। इसके पहले जो था डिंग शुएजियान, he surrendered that post and he was brought in, who is now a vice premier. He was brought in into the Politburo standing committee. This man, while he is there, so his importance is he is the voice of the Communist Party. मैसेज क्या लाया? ये जो स्टेट बैंक्वेट सबके साथ हो रहा था, इसके अलहदा Communist Party wanted to host Modi ji for a separate state banquet. Just Modi ji and his delegation. ये याद रखें. So he is coming as the voice, not just Communist Party, उनके party elders. Speaks volumes. Modi ji agreed to meet him. Of course, he wouldn't have accepted the invitation at the last minute. Program सारे पहले के बने होते हैं. वो जापान गए, यहाँ गए और वापस आ गए. He had no time.
बट दैट मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्प्लीकेशन, मतलब सबको पता है दुनिया को कि शी जिनपिंग तो थैंक यू बंदा है, otherwise why should Tai Chi come to speak to the PM? कभी नहीं हुआ इसके पहले. And link it to Xi Jinping supposed to have written a letter to our President Murmu ji that China is keen to have good relations with you. Why is China आपके साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता है? सारी तरफ तो दुकान बंद है, एक ही जगह मार्केट है जहां पे कुछ बिक सकता है, वो आपका मार्केट है, आपके मार्केट पे कब्जा करना चाहता है. तो बड़ा अच्छा है उनका उधर से. आप वो कहता है आप एग्रीकल्चर मेरे को भेज सकते हो, मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग चीज से आपको कुछ नहीं लेगा, आपका फार्मा नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा. क्यों? उसको खाना चाहिए यार, ही इज फूड डिपेंडेंट, इंपोर्ट करता है. आपने क्या खोल के दिया उसको? डायरेक्ट फ्लाइट, वीजा, मानसरोवर यात्रा, थैंक यू वेरी मच, चलता रहता. इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला. तो देखो भारत ने तो क्लियर बोला है जो भी इंडिया में बेचना यू विल मेक इन इंडिया and make in India with all items produced in India. Technology भरा तेरा हो. Japan has said yes. Technology Japan, skill India, and they'll make in India. 68 billion. आपने जो ट्रेड डील किया हुआ है एफ्टा के साथ, दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 4 कंट्री का है ये, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein. अब 1 अक्टूबर से लागू है, अगले महीने 1 तारीख से. दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $100 billion. People don't know there's a lot of precision engineering work and R&D work जो स्विट्जरलैंड में होता है. Not just watches. वो आएगा आपके पास. जर्मनी, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर इज कमिंग अभी आपके साथ बात बूत करके अपना ट्रेड डील करने के लिए. Hungary and Greece want to join BRICS. France is sending backdoor feelers to join BRICS. सबको पता है यार, फ्यूचर इज ब्रिक्स. ब्रिक्स नहीं है, आपको रिसोर्स नहीं मिलेंगे ग्लोबल साउथ से. ब्रिक्स इज कमिंग अप एज द फेस ऑफ ग्लोबल साउथ. एससीओ कुछ नहीं है, नथिंग. मोदी जी ने तो ब्रिक्स का जैसे चेंज किया था वैसे एससीओ का भी चेंज कर दिया एनाग्राम. सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड क्या अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया. जो इन्होंने बना रखा था, जो ये सोच रहे थे, ब्रिक्स का भी बदल दिया था. बिल्डिंग resilience and innovation for cooperation and sustainability became BRICS. Now SCO has become security, connectivity and opportunity. So both will be known as organization for this and organization for that. But उनको पता है जब तक पाकिस्तान कचरा वहां पे है कख नहीं होना SCO का. तो SCO मतलब अब धीरे धीरे जो वहां से आ रहा है. अभी बेसेंट भी बोल रहा है नहीं तेल बंद कर दे, हम सब कर लेंगे. अरे तेल गई तेल लेने, तेरा तेल कौन खरीदने वाला? खुश रहे, थोड़ा तेल तेरा बढ़ गया है, बट उसको ये डर है अभी 10 साल का आपका एग्रीमेंट होना है. आप तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर क्रूड कम्स नाउ फ्रॉम रशिया. जब से इसने थ्रेटन किया था, आपको टैरिफ लगाना शुरू किया है, 40%. आई थिंक इट स्टार्टेड ग्रोइंग 3 था शुरू में, बढ़ते बढ़ते आई थिंक अभी 30 से आपने 40% ऑफ योर क्रूड कम्स फ्रॉम सोवियत फ्रॉम रशिया, एंड नाउ यू आर टेलिंग यू विल इंक्रीज फर्दर. INSTC की बात हो रही है, ईस्टर्न लाइन. dumping the seaped completely. INSTC पे they've come. Azerbaijan is going out of the equation because Azerbaijan has made its bed with the US. Azerbaijan and Armenia का डील किस लिए करवाया ट्रम्प? टर्की से भी बहुत क्लोज है. एक पूरा
एक पूरा पुराना इनका पाइपलाइन चल रहा है which comes through Georgia. It's called Baku Tbilisi Ceyhan pipeline, BTC. Tbilisi is Georgia's capital. जॉर्जिया में तो अभी एंटी यूएस गवर्नमेंट है, प्रो रशियन गवर्नमेंट है, तो नाउ दे वांट टू ब्रिंग इट वाया क्लोजर थ्रू आर्मेनिया इनटू टर्की, एंड देन फ्रॉम देयर लार्जर क्या है, सेंट्रल एशिया को वीन आउट करना. सो दे आर सेंडिंग फीलर्स टू तुर्कमेनिस्तान कि भाई तुर्कमेनबाशी से तू कैस्पियन के थ्रू कनेक्टिविटी दे दे. तो कजाकिस्तान से भी बात हो रही है कि तेरा तेल, उज्बेकिस्तान का तेल, ताकि निकल जाए. बट तुर्कमेनिस्तान कंप्लीट गैस इज कंट्रोल्ड बाय गैज़प्रोम, ये तो उनको पता होना चाहिए. नाउ मोमेंट अजरबैजान ने क्या किया है, जो आईएनएसटीसी का लाइन जाना है, द लास्ट आई थिंक 60 और 80 किलोमीटर्स विच कनेक्ट्स ईरान टू अजरबैजान, उसने बनाया नहीं है अभी तक, है ना, डीपीआर तक नहीं किया है, कोई अलाइनमेंट का भी बात नहीं किया. ही डजंट वांट टू कनेक्ट स्ट्रेट. वहां के जो 2-3 प्रोविंसेस हैं ईरान में, इट इज हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अजरबैजानीज देयर. वहीं पे इनके पिछले प्राइम मिनिस्टर का प्लेन क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, that problem. So he's not connected. Now that he has stood with Pakistan and done this, India has said, Iran is also agreed. छाबार से निकलेगा, मशहद जाएगा, और वहां से moment you hit मशहद, the old Soviet Union line is just across the border. उस पे connect करो, you're through right up to Astrakhan, क्या you're through up to Saint Petersburg, Moscow and Saint Petersburg. जैसे ये लाइन शुरू हो जाएगा, then none of the Central Asian countries need to look toward Turkey. They get a connectivity straight to Chabahar. वहां पे I'm sure they will do a deal with India to set up the oil terminal, and तेल और गैस उनका वहां से निकल के आ जाएगा. Why do you want to go to Turkey? That is the plan, because Russia is also angry with Turkey. India is very angry with Turkey. India and Russia both are very angry with Azerbaijan. खत्म, खेल खत्म यार उनका. Since Central Asia, everyone is in agreeing with you, और तेल का पूरा गेम है, जब भी तो वो तेल लेके पीछे पड़ा है आपके कि रशिया से तेल ले लो. अब ये हो गया तो उसकी तेल लग जाएगी. He can't lay control on anything from Central Asia. तो अभी मोटे तौर पे 2-3 इस तरह से मैं 2 बता देता हूं, पता नहीं किस तरह से निकलेगा, मैं समझाता हूं क्यों. एक तो यूएस और उसके एलाइज हैं, एक यूरोप उसके एलाइज हैं. क्या ब्रिक्स विद मोस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ तीसरा पायदान, 3 जन इस तरह से बनेंगे, या यूएस अलग, यूरोप अलग, रशिया अलग, चाइना अलग, भारत अलग, भारत के साथ मोस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, और भारत, चीन और अपना रशिया ब्रिक्स में बात करेंगे. किस तरह से निकलेगा, क्या क्या सेटल होगा, ये आने वाले 5-10 साल में आपको पता लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअली अनचार्टेड टेरिटरी है. क्यों? इसके पहले जो भी इस तरह से ग्लोबल ऑर्डर चेंज हुआ, लीडर आया, लड़ाई होके आया. पीछे से लेते स्पेन था, स्पेनिश आर्माडा को ब्रिटिशर्स ने हराया, लड़ झगड़ के वो ऊपर आए, ब्रिटिश एम्पायर पर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके समाप्ति पे यूएस आए, लड़ाई हुई थी. ये पहली बार है जहां जियो इकोनॉमिक्स इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन टू फाइट. किस तरह से कौन किसके साथ जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि उस वक्त लड़ाई के टाइम में इट वाज वेरी क्लियर, हमारे साथ लड़ रहे हो या दुश्मन के साथ लड़ रहे हो. एक आधा ही कंट्री था जो अपने आप को न्यूट्रल रखा था, जैसे स्विट्जरलैंड ने रखा हुआ था, ठीक है, बट बाकी रेस्ट एम्पायर्स थे. यू हैड नो चॉइसेस, यू जॉइंड हैंड्स, सो यू हैड एलाइज एंड एक्सेस एंड यू फॉट. आज जियो इकोनॉमिक्स में
कभी किसी के साथ रहेगा कोई तो दूसरी तरफ जाएगा, जहां उसको फायदा, जियो इकोनॉमिक फायदा होगा वो तो उसके साथ जाएगा, एक साथ एक की तरफ क्यों जाए? तो इसीलिए ये क्लैरिटी नहीं है अभी कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर निकलेगा, लेकिन मल्टीपोलर 3, 4, 5 किस तरह से होंगे मल्टीपोलर। और यूएस के लिए सबसे डरावना, ईयू टूट रहा है, यूरोप टूट रहा है, टूट टूट के आपके पास आ रहा है। अगर रशिया, इंडिया, यूरोप और ब्राजील एक साथ हो गए, दैट इज द एंड ऑफ यूरोप, यूएस। आप विद इंडिया यू आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, आज तक आपने हाथ नहीं छोड़ा है। यू आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, मतलब मोस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ विल बी विद दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज। यूएस कहां जाएगा? तो इसीलिए आई एम लुकिंग एट दिस, यूरोप एंड allies, रशिया एंड allies, चाइना, इंडिया, यूएस, वेयर you will coagulate in some form or the other। किस तरह से I really don't know। जैसे मैंने कहा, जहां फायदा होगा बंदा वहां आएगा, जहां जब वो दिखता है कि यहां से मेरे को फायदा नहीं हो रहा है और दूसरे के साथ जाता हूं फायदा होगा, तो पाला बदल के दूसरे तरफ चला जाएगा। करेंसी क्या होगा? Sir, डॉलर चल रहा है। I'll just take a 30-second break, sir. I need 30-second break. मैं pause कर रही हूँ. Sure। Yes, sir. तो करेंसी क्या होगा? आज की तारीख में अभी ये दिख रहा है कि शेर और जो भालू है, शेर इज भारत, भालू इज रशिया, ये दोनों इकट्ठे हो गए और ये जब नाचेंगे, तांडव करेंगे, तो जो चीन, मतलब जो ड्रैगन है ना, वो उनके ट्रूपे का एक आर्टिस्ट हो, ही में भी सबसे सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन कैमरा का फोकस दुनिया का शेर और भालू के ऊपर है, ड्रैगन के ऊपर नहीं है, ड्रैगन के ऊपर नहीं है। और यही डर अभी खाया जा रहा है, इसीलिए स्टेट डिपार्टमेंट से रूबियो ने माफीनामा सॉर्ट ऑफ भेजा है कि यार रिलेशंस हमारे अच्छे हो जाएंगे, कुछ होता है तो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प इज एन ईगो मास्टर। जब तक उसको इक्वेशन से नहीं निकालते हो, और उसके वो नवारो और ये बेसेंट और ये सारे जो चमचे हैं उसके, जब तक नहीं निकालोगे कुछ नहीं होगा। बिकॉज यू हैव टू रीबिल्ड योर ट्रस्ट विद द वर्ल्ड, ये याद रखो। आपका ट्रस्ट भारत से ही नहीं, चीन से ही नहीं, रशिया के साथ भी टूट गया है, जापान से टूट गया है, साउथ कोरिया से टूट गया है, सबसे टूट गया। कैसे बिल्ड करोगे? भरोसा कैसे दिलाओगे? इसमें इंपैक्ट आता है डॉलर के ऊपर। सो द डॉलर इज डाइंग। आई वोंट स्टिल कॉल इट डी-डॉलराइजेशन, बट डेट ऑफ द डॉलर, एंड जो ये भी हुआ है, जो इनका ड्रीम चल रहा था, पैक्स अमेरिकाना, प्रोजेक्ट ऑफ द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, थैंक यू, खत्म, इट्स ओवर, द गेम इज अप। इसीलिए कहते हैं ना, एक गलत कदम आप लेते हो जियोपॉलिटिक्स में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो एक गलत कदम इन्होंने लिया था, जो इराक के अंदर घुस गए, आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इकोनॉमी खत्म हो गया। जब जॉर्ज बुश को ट्रंप ने हैंड ओवर किया था प्रेसिडेंसी ऑफ यूएसए, their current account was 1 trillion surplus, they had no deficit। 24 साल बाद you have 37 trillion in deficit and counting, and today the world doesn't depend on dollar। मैंने वो पढ़ाया था ना आपका क्रेडिट, इसका किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे इंडिया और जापान, लोकल करेंसीज हैव कम। आपका पेट्रो डॉलर खत्म, सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव रिफ्यूज्ड टू रिन्यू द
एग्रीमेंट कि हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। आपने सदाम हुसैन को मारा क्योंकि वो दूसरे करेंसी में करना चाहता था, WMD का कवर लेके। लिबिया को खत्म कर दिया आपने क्योंकि वो एक सेपरेट करेंसी अपने पूरे अफ्रीका के लिए लाना चाहता था, डॉलर से अलग। आपने उसको मार दिया। अब तो सारा संसार आपके डॉलर से निकल के कर रहा है, किस किस को मारेगा तू? हिम्मत भी है? तब तो हिम्मत थी, पिट पुटा के आगे। अब तो तेरे फौज में हिम्मत भी नहीं है कदम रखने के लिए। अब कितने दिन हो गए तेरा शिप्स खड़ा हुआ है वहां पे वेनेजुएला को धमकाने के लिए? हिम्मत है? घुसा तक नहीं है तू। तो अभी आपका वो जो सपना था वो खत्म हो चुका है। दी अर्लियर यू रियलाइज इट इज मल्टीपोलैरिटी। तो व्हाई आई एम सेइंग कि भाई डॉलर इज डाइंग, बट डी डॉलराइजेशन करके लफ्ज नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी तक तो क्लियर ही नहीं है कौन सा करेंसी होगा ग्लोबल करेंसी। क्या डिजिटल करेंसी होगा? क्या बास्केट ऑफ करेंसी होगा? क्या गोल्ड होगा या क्रिप्टो करेंसी होगा? विल इट बी अ मिक्सचर ऑफ दीज? क्या होगा? गोल्ड का प्रॉब्लम ये है कि जितना पैसा आप सर्कुलेशन में रखना चाहते हो उतना गोल्ड आपके पास, वैल्यू ऑफ गोल्ड अवेलेबल होना चाहिए। नहीं तो गोल्ड रख के क्या फायदा आपका? कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लो अगर US डॉलर कहते हैं सर्कुलेशन में 10 ट्रिलियन है। The dollar has a value now if you're linking to gold. If US has 10 trillion worth of gold for that day, गोल्ड का प्राइस चेंज होता रहता। उस दिन के लिए आपके पास 10 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू का गोल्ड है? अगर नहीं है तो फिर क्या लिंक कर रहे हो आप? तो इट्स ऑल नाइस टू से कि मैं डॉलर के साथ लिंक करूंगा, गोल्ड के साथ लिंक करूंगा। उतना गोल्ड होना चाहिए ना। द एक्चुअल ओरिजिनल करेंसी कम्स, एक्चुअल जो शुरू किया था पेपर करेंसी जब गोल्ड के साथ कनेक्ट होता था till 71 72 when Nixon broke it away and then everybody broke it off. The IOU, it's your paper is not a currency, it's a government का IOU कि मैं I owe you some money. What is that money? अगर ₹1 है तो वो कहता, गवर्नमेंट कहता है कि मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि ₹1 के वैल्यू का एवज में गोल्ड दे सकता हूं। दैट इज द स्टार्ट ऑफ पेपर करेंसी कि गोल्ड लेके घूमने की जरूरत नहीं है। एक कागज के ऊपर लिख दिया कि भैया मेरे को तुमको इतना मैं देना है और सरकारी ठप्पा लगा दिया, बस हो गया। जैसे अपने इफ यू स्पीक टू दी गोल्ड एंड डायमंड ट्रेड मार्केट जहां पे वो खरीदते हैं तो वो IOU का पर्चा के साथ IOU का पर्चा देते हैं कुछ वैसे, हाँ मेरी उधारी है तुमको। सिमिलरली जब ये सब डिजिटाइजेशन होने के पहले स्टॉक मार्केट में भी वो पर्चे में IOU में ही देता था कि भाई इतना पैसा हो गया मैं तेरे को दे दूंगा। अब वो फिर मानते थे बिकॉज वो भरोसे पे चलता था। तो पर्ची एक बार साइन करके दे दिया तो वो पर्ची का पैसा हो गया, वो गिव्स यू दैट पर्ची एंड यू पे हिम द मनी। है किस कंट्री के पास है? तो US को ही शक है, इसीलिए तो ट्रम्प कह रहा है कि मैंने ऑडिट करना है अपना फोर्ट नॉक्स में कितना गोल्ड है नहीं है, किस किस देश का है। सारा गोल्ड फोर्ट नॉक्स में US का तो नहीं है। सो जब इस पे क्लैरिटी आएगा तब यू कैन से कि हाँ डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि भाई ये होगा कि दिस इज द ग्लोबल करेंसी। आज भी आप फॉरेन एक्सचेंज तो डॉलर में ही बोलते। अभी भी मैंने दिखाया था ट्रेड डेफिसिट सब डॉलर में ही दिखा रहे। तो किस पे दिखाओगे? इसके पहले पाउंड में होता था सारा कुछ, सब ब्रिटिश पाउंड में बात होती थी till the Second World War. The foreign reserves, the empires used to show theirs in कि मेरा ब्रिटिश पाउंड में इतना पैसा। It's nice word de-dollarization. Yes, dollar is dying, but which is this global currency जो आके खड़ा होगा?
जब तक वो नहीं तय होता आप कह नहीं सकते कि डॉलर खत्म हो रहा है, डी डॉलराइजेशन। वो आएगा, उसका यूज होगा, वो बढ़ेगा, लोगों को भरोसा होगा उसके ऊपर, फिर उस पे रिजर्व्स रखने रखेंगे, यू कैन से डी डॉलराइजेशन। उसके पहले नहीं। इट विल हैपन, जल्दी होगा, थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प्स टैरिफ वॉर, जल्दी हो। अब चाहे कितना बोल दे, मेरे तरफ से तो ये है कि आप ट्रम्प को बोल दो कि ट्रम्प भी निकल गया, नवारो निकल गया, बेसन निकल गया, भरोसा नहीं निकला, भरोसा नहीं बना। आप देख लो, इनके पहले नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, इट वाज नॉट प्रोग्रेसिंग वेल। तो आपने कनाडा के साथ अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, आपके मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये पिछले साल ही खत्म हुआ था, दोनों देशों के पार्लियामेंट ने उसको क्लियर कर दिया था, कांग्रेस ने सब क्लियर कर दिया था, चैंपियन आया सारा फाड़ के तो गटर में फेंक दिया। तो लोगों पे भरोसा होगा कि आज तुमने एक नए बंदे को ले आया, ये कर रहा है, कल को कोई आएगा वो तो फाड़ के फेंक देगा। वही चीज जो शी जिनपिंग और चीन के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, हमको भरोसा ही नहीं है कि भाई आज आप उसी स्थिति में हो जो 88 में थे। आपके पीएलए में, अब पीएलए अलग से खड़ा है जो वाइस चेयरमैन है जनरल छांग्यूजिया के साथ, वहां पे सीपीसी में घमासान चल रहा है कि कौन लीडर होगा। और ये जो पहले की ट्रेड एग्रीमेंट जो बॉर्डर एग्रीमेंट सब टंग शाओपिंग के टाइम में और चैंग ज़ेमिन के टाइम में, एक्चुअली टंग शाओपिंग के टाइम में तो नहीं, चैंग ज़ेमिन और हू जिनटाओ के टाइम में पूरा साइन किया था, इसने तो फाड़ फूड़ के गटर में फेंक दिया 30 साल में। तो मुझे क्या भरोसा कि यार 20 साल के बाद तेरा अगर थोड़ा और ताकत बढ़ गया तो जो एग्रीमेंट मेरे से साइन करा रहा है आज तू फाड़ फूड़ के नहीं फेंक देगा। ट्रस्ट एंड टाइम नेवर कम भरोसा नहीं बैक। करेगा, भारत भरोसा नहीं कभी करेगा, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी रहेगा कि नहीं रहेगा पावर में, रहेगा तो कब तक रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन में तो ऑलरेडी एंटी कम्युनिस्ट पार्टी फीलिंग्स ऑलरेडी हैव स्टार्टेड राइजिंग। तो ये स्टेटस है। तो आप चिंता मत करो, आपके ऊपर वो कभी लांछन करेगा, वो जॉर्ज सोरोस वाली टाइप लैंग्वेज भी शुरू कर रहा है, ब्राह्मण्स आर मेकिंग मनी दिस दैट, और उसके पेड़ चम्मच जो हैं बोल रहे नहीं 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 वो तो बॉस्टन ब्राह्मण है। बॉस्टन ब्राह्मण, ये तो बॉस्टन ब्राह्मण का नाम तुम लोग ने अभी शुरू किया था। हमारे रिश्तेदार तो इतने सालों से वहां रहते हैं, कोई बॉस्टन ब्राह्मण ब्राह्मण कोई नहीं बात करता कि एलीट रिच आर कॉल्ड बॉस्टन ब्राह्मण, घंटा वो बॉस्टन ब्राह्मण। आपने अपना एक नैरेटिव शुरू कर दिया कि एलीट रिच आर कॉल्ड बॉस्टन ब्राह्मण और ट्राइंग टू कवर अप फॉर नवारो। शर्म नाम की चीज नहीं है इन लोगों में कि पैसे के लिए पता नहीं किसको बेच दो, देश को बेच रहे हो जिसको हम अपना माँ मानते हैं, मतलब अपने माँ भाई बहन बाप बेटा पति पत्नी, पता नहीं किसको बेच दो आप पैसे के लिए, आप पैसा मिल रहा है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ क्वांटम ऑफ मनी देन। सो इट इज अ सैड कॉमेंट्री। यानी उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनके वंशज जो आगे आएंगे वो किस तरह के देश में रहेंगे। यहाँ पे एक बंदा है जो खड़ा होके बोल रहा है कि यार जो कर रहा है कि आने वाले जो भारत के वंशज हैं वो खुश रहें, और दूसरे तरफ वो खड़े हैं कि पैसा मेरे को मिलता, मेरे वंशज जाए भाड़ में, चाहे उस वक्त जो कुछ हो जाए भारत का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो भीख मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी केयरफुल ऑफ दीज पीपल। इलेक्शंस आ रहे हैं, सोच समझ के वोट करिए कौन आपके लिए ठीक है। अगर दोनों साइड से आपको कोई पसंद नहीं है, नोटा एक बटन है, दबा दीजिए, किसी ने नहीं रोका, ठीक है। So this is what I had to say about SCO and what is evolving. Interesting times. A very interesting time, sir. Global order looks like is going at a big change, and Bharat is at the fulcrum. Bharat is at the भारत center. जब तो ये रो रहा है, तुम्हारे ऊपर रो रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये ना कि रशिया के साथ उन्होंने इतना कुछ किया,
रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, नेटो वाली स्टोरी चली, सब कुछ हुआ, बट ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आज इजराइल, इनफैक्ट वो मैं पॉइंट आपने देखा भी होगा सर, इजराइल का भी स्टेटमेंट आ गया भारत के फेवर में. Nobody spoke that much when the Russia Ukraine war happened. No, बट जब भारत के ऊपर सैंक्शंस की बात हुई तो द वर्ल्ड जस्ट स्टैंड्स विद that भारत. not only world, his Wall Street and his MNCs are not on the same page with him. Why do I say so? भारत के अंदर में आज की तारीख में 1950 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, where cutting edge research is going on in all technologies across all fields. 58% of the budget for these centers have been given by the government of India. Balance, Wall Street, high-tech companies इनके, IT वाले, fintech, e-commerce, financial इनके जो companies हैं, they have given. Cutting edge technology, 18 lakh Indians are working here. Here, it's in India. जब मैं कहता हूं ना बोइंग का पूरा सब कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सारा कुछ इंडिया में बना है और इंडिया से चल रहा है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं. बैंगलोर में बेस्ड है वो पूरा, यहां से चल रहा है. दैट्स व्हाई बोइंग इज लुकिंग एट कमिंग टू इंडिया. Amazon has funded many of these centers जहां पे उसके ई कॉमर्स को कैसे चलाना है, how to make it better, what cutting edge technology to use. Why do you think Amazon is shutting shop in US, shifting its commercial headquarters to Dubai and running its complete global establishment from India? कल को ये दबाव डाले ना, ये सारे कंपनियां छोड़ के यहां आ जाएंगे कि फ्यूचर यहां है, आगे की टेक्नोलॉजी. The deal with the Indian government is they're going to increase it to 2500 from 1950. 550 और बना रहे हैं, and it is spread across the length and breadth of your country. कोई एक जगह नहीं है. ऐसे ही नहीं इन पॉलिटिशियंस को डर लगा हुआ है. जब पता है यूएस के पॉलिटिशियंस को कि ये गलत कर रहा है, तो कांग्रेस में अभी तक हंगामा क्यों नहीं हुआ? बोलने के लिए बड़ा अच्छा है कि नहीं नहीं ये जो कर रहा है अनऑथराइज्ड है. भाई साहब अनऑथराइज्ड है तो हाउस ऑफ रेप के थ्रू आना है, वो तो मेरे को भी पता है. इनके कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल का आई थिंक 8 या कोई है, उसमें इज वेरी क्लियर, टैक्स और टैरिफ इज ऑल्सो अ टैक्स. The bill has to be passed in the Congress. The bill has to be tabled through the House of Representatives and then to the Senate. Senate में टेबल नहीं हो सकता ये बिल. ये चैंपियन तो खुद लगा रहा है जब आपको पता है कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है. हिम्मत है इनमें? नहीं. क्यों? क्योंकि इनको डर है यार कि अगर ये किसी तरह से कुछ कर दो, इन्हें वही है ना पूरा इनका जो जॉर्ज सोरोस वाला है कि पूरा केओस क्रिएट कर दो, उसमें से कुछ निकल के आ जाएगा. आपकी कंपनियां छोड़ के आ जाएंगी यहाँ पे उस केओस में, और कुछ नहीं होगा. एप्पल तो आ चुका है, ज्यादा खुंदक करोगे तो यहाँ आ जाएगा. बोइंग का चाइना का प्लांट तो वैसे बंद पड़ा हुआ है, ज्यादा धक्का दोगे तो वो प्लांट भी यहीं पे शिफ्ट कर देगा. क्या करोगे? दैट टेल्स यू ना कि वॉल स्ट्रीट एंड एमएनसी इज नॉट ऑन द सेम पेज. कितना भी टैरिफ वॉर, कितना भी चुकार कर लो, उन्होंने इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को बंद किया, बड़ा नहीं. ये याद रख. अभी बहुत कुछ होना है. जस्ट विल कीप अपडेटिंग यू. अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आनी है. स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कीप कवरिंग. और देखना नहीं भूलिएगा ऑल्टरनेट मीडिया, सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ मिलती है. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम मुझे सपोर्ट और डोनेट करना चाहते हो तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत. जय भारत.